तो स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइव टाइम्स पर। लगातार हम इस चीज का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल्स अलग अलग नतीजे बता रहे हैं लेकिन ओवरऑल एज बीजेपी को नजर आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, और अब हम बात करेंगे खास तौर से 2M फैक्टर के बारे में। मुस्लिम फैक्टर और महिला फैक्टर, ये दोनों बड़े फैक्टर रहे हैं जो फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रहे हैं। वोट बैंक की बात करें तो ममता बनर्जी के लिए क्या इसमें बिखराव इस बार आया है किसी तरह का, और वही बीजेपी को एज दिला रहा है, आइए समझते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार 5M फैक्टर बढ़ चढ़कर अपना रंग दिखा रहा है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों पार्टियों की नजर इन 5M पर थी। बीजेपी जहां मोदी और मतुआ के सहारे, M फैक्टर को समझते चलिए, मोदी और मतुआ ये 2M फैक्टर्स हैं, इसके सहारे फतह की तैयारी बीजेपी कर रही थी। तो वही टीएमसी, ममता, महिला और मुस्लिम के सहारे 3M फैक्टर टीएमसी के साथ रहे हैं। तो सत्ता में तीसरी बार वापसी की तैयारी कर रही थी ममता बनर्जी। यानी 3 फैक्टर, एक फैक्टर खुद है ममता, दूसरी फैक्टर मुस्लिम और तीसरी फैक्टर महिला। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को अपनी सियासी रणनीति में सफलता मिलती दिख रही है, साथ ही वो बंगाल की महिलाओं का विश्वास जीतने में भी सफल होती दिख रही हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजों ने सूबे की सियासत में सुनामी ला दी है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आते दिखाया जा रहा है। तो क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं और ये M फैक्टर्स इसमें किस तरह का रोल अदा करते दिख रहे हैं, आइए समझते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। मनीष झा चुनाव विश्लेषक हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं और संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। मनीष झा जी, सबसे पहले बतौर चुनाव विश्लेषक आप आए हैं और जो ये एग्जिट पोल बता रहे हैं इस वक्त हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, इस घंटे हम विश्लेषण कर रहे हैं कि M फैक्टर्स ने कहां पर क्या रोल प्ले किया है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फैक्टर M फैक्टर में भी मुस्लिम फैक्टर रहा है पश्चिम बंगाल में, जो फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रहा है ममता बनर्जी के लिए। तो सर आप बताएं मनीष जी कि क्या इस M में यानी मुस्लिम में इस बार बिखराव आया, इसलिए ममता की सीटें कम होती नजर आ रही हैं, और इसकी कई वजह दिखाई दे रही हैं, चाहे वो AIMIM की एंट्री हो, चाहे हुमायूं कबीर साहब का बाबरी मस्जिद का बनाने का ऐलान हो और काम हो, और इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने चंदा देने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए वो भी तस्वीरें हमने देखी हैं, और नौशाद साहब भी यहां पर हैं। दक्षिण परगना से लेकर मुर्शिदाबाद तक में इन सब ने जो खड़े होकर के ऐलान किया कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी मुस्लिम ही करें। तो क्या यह फैक्टर काम कर रहा है? बिल्कुल, कल भी मैं यही बात कह रहा था कि जहां जहां पे M फैक्टर है, मुस्लिम वोट्स हैं, माइनॉरिटी वोट्स हैं जो टीएमसी का गढ़ रहे हैं हमेशा जी, उन सब पे इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा विस्पर कैंपेन चलाया जिससे कि वो वोट बढ़ते हुए दिखाई दिए। नंबर 1। नंबर 2, जब SIR की एक्सरसाइज शुरू हुई थी और जब सब लोग एक उम्मीद से ममता बनर्जी या टीएमसी पार्टी अपनी सरकार की तरफ देख रहे थे, नो डाउट उन्होंने फाइट बहुत अच्छी करी, वो सड़क पे उतरी, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने जिरह करी, हीरोइक एक इमेज बनाने की कोशिश करी कि भाई देखो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, AIM और जो हुमायूं कबीर वाला जो फैक्टर आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेंध मारा है। तो अगर बीजेपी की बढ़त दिख रही है तो वो उनके जो M फैक्टर के वोट हैं, जो पर्सनल जो फिक्स डिपॉजिट वोट्स हैं, हमेशा जो ममता दीदी को मिलते आए हैं, वो वोट कटे हैं। अब वो कितने कटे हैं, कैसे कटे हैं, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जहां तक मैं मुर्शिदाबाद, मालदा और जो M वाली जो माइनॉरिटी सीट्स है या दक्षिण परगना की बात करें, वहां पर मैंने खुद पर्सनली फील किया है कि उन लोगों ने कांग्रेस को भी एक अच्छा वोट दिया है। टीएमसी को छोड़कर जाने का, उनको चेंज करना था, तो चेंज करने के लिए उनके पास ऑप्शन वही है, या तो वो कांग्रेस रहे या वो कैंडिडेट के ऊपर गए। लेकिन जो आपने नुमाइंदगी वाली बात करी कि हमारा नुमाइंदा
नुमाइंदगी हमारा ही बंदा करना चाहिए, वो भी यहाँ पे फैक्टर देखने को मिला है। तो यहाँ पर कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट भी हुआ है बहुत ज्यादा जगह पर, वोट कटे हैं। अंत में अगर मैं कहूँ तो वोट कटे हैं ममता दीदी के इस बार। सैयद जवाद साहब, 75 सीटों पर कांग्रेस का जिक्र किया मनीष जी ने, 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था इस बार चुनाव में कांग्रेस ने। तो क्या कांग्रेस की भी कोशिश थी कि ममता बनर्जी का किला ढहे और फिर खड़े हो गए जो ये तमाम मुस्लिम नेता या मुस्लिम दल? क्या इस सब ने मिलकर जो मुस्लिमों की ज्यादा आबादी वाली सीटें हैं 154, जिसमें से 123 सीटें ममता ले गई थी 2021 में, तो उसमें से सीटें घट रही हैं, 123 से कम हो रही हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय झा जी। सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे जुड़ा हूं और आप एक निष्पक्ष अच्छा लग रहा है आपको देखकर, मुझे सही ऐसी में उम्मीद है जी। और नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं ये जो एग्जिट झोल आए हैं और इनमें जो झोल करा जाता है उससे भी हम वाकिफ हैं। और ये जो नैरेटिव रखा जाता है कि मुसलमान किधर, हाँ ओके, या बताएं झोल कैसा? आपने बड़ा इशारा कर दिया एक शब्द से, एग्जिट झोल। जी आवाज आ रही? हाँ हाँ जी, एग्जिट, हाँ एग्जिट झोल इसलिए है क्योंकि 2021 के अंदर भी तमाम एग्जिट झोल जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे। और फिर एग्जिट झोल हमने देखे किस तरीके से, आपने देखा 2024 के अंदर 350 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की दिखा रहे थे। तो अब दबाव की स्थिति तो सभी के ऊपर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुल करके बात होना चाहिए इन सब बातों पे। तीसरी सबसे बड़ी बात करूं, जहां तक आपने मुसलमानों की बात करी, जहां तक आपने बात करके ये लेकर के आए कि महिला फैक्टर भी है, नो डाउट ममता बनर्जी वहां पर बहुत स्ट्रांग है और ममता दीदी जो है वहां पर कुछ एक ध्रुवीकरण के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आता है कि ध्रुवीकरण के जो मुद्दे उठाती है भारतीय जनता पार्टी, उसको कैसे काउंटर करा जाए। तो इस पूरे इलेक्शन में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी किसी एक मुद्दे पे टिकी नहीं, ना ही ममता बनर्जी उसको काउंटर करते रहे। लेकिन जो कांग्रेस ने सवाल उठाए वो मूलभूत समस्याओं को लेकर के सवाल उठाए। वहां पर जो सवाल उठाए राहुल गांधी जी ने, वहां पर जो करप्शन था उसको लेकर के सवाल उठाए। जो वहां पे असुरक्षा का भाव है, जिस तरीके से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, धन बल से लड़ रही है, अपने रसूख से लड़ रही है, गुंडागर्दी से लड़ रही है, तो उसको लेकर के सवाल भी राहुल गांधी जी ने उठाए। ये बात खाली मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगी। कितनी सीटें हैं वहां पे, डोमिनेटेड जो एरियाज हैं वहां पे लगभग मान के चलिए कि 60 के आसपास सीटें, जो मुझे लगता है कि 60 सीटें आसपास मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में। बाकी आप हटा लेंगे तो फिर तो लगभग 255-53 के आसपास चुनाव बैठता है। अब 255-53 में भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी, कांग्रेस, लेफ्ट, तमाम लोग हैं। तो आप चाह रहे हैं कि एक सेंट्रिक वोट अगर मिल रहा है ममता बनर्जी को, आप ये कहना चाह रहे हैं, और कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है, तो आपको बता दूं कि कांग्रेस नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूं जवाद साहब, मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं उल्टा कह रहा हूं कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां 20 से लेकर के 80% तक मुस्लिम आबादी है, ऐसी सीटें पश्चिम बंगाल में 154 हैं और इनमें से 123 सीटें ममता को मिली थी 2021 में, जबकि मुस्लिमों ने 75% अपने वोट ममता को दे दिए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस भी, आप कह रहे हैं, आप भी मान रहे हैं कि बुनियादी सवाल उठाए, कांग्रेस भी कुछ वोट काट रही होगी मुस्लिमों की इन इलाकों में। फिर मुर्शिदाबाद के इलाकों में हुमायूं कबीर साहब बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो उसमें भी चंदा देने लोग पहुंचे थे, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो गया? एआईएमआईएम कह रही है कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी मुस्लिम को मिले, नौशाद साहब भी यही बात कह रहे हैं, युवाओं पर असर दिख रहा है। तो क्या 75% में से वोट दरक गया? क्या फिक्स डिपॉजिट टूट गया? क्या ये सवाल है? अजय नहीं, देखिए अजय भाई, आपने हुमायूं कबीर का नाम लिया। हुमायूं कबीर ने तो खुलासा भी कर दिया कि उनको पैसे कौन दे रहा था। उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं हुई और न चुनाव आयोग ने कोई अपनी टीम भेजी, ना ईडी गई, ना सीबीआई गई, ना इनकम टैक्स गई। उन्होंने तो खुद कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने पैसे लिए और क्या लिए। चलिए, ये तो बाहर हाल है, अब तो खुला खेल फर्काबादी चल रहा था बंगाल के अंदर, तो हमें उम्मीद थी कि निष्पक्ष चुनाव होते। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने काम करा है उसको तो इस बात की मुबारकबाद दी जाए कि पूरा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चुनाव बनाने की कोशिश करी है। लेकिन देखते हैं कितना, लेकिन 92-93% अगर वोट पड़े हैं तो इसका क्रेडिट भी हमको चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, यह ऐतिहासिक है।
नहीं तो नहीं, ऐतिहासिक तो इस बात पर भी है कि आपने 91 लाख वोट भी काट दिए थे। ऐतिहासिक तो यह है कि 100 लोग पहले वोट लोगों का नाम था, अब 80 लोगों के नाम रह गए। अब 80 में आप 100 की परसेंटेज लगा रहे हैं, तो ऑलरेडी वहां पे पहले 82, 83, 84% वोटिंग होती थी। अब वो आप इंक्रीज करके दिखा रहे हैं। अपनी पीठ थपथपा लीजिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप ले सकते हैं क्रेडिट, हर बार की यही बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात अगर हम कहें कि आपने बात करी मुसलमानों के ताल्लुक से बात करी, देखिए वहां पर जो मूलभूत समस्याएं हैं माइनॉरिटीज के साथ, उसके लिए तो हम बात ही करने को कोई नहीं तैयार हो रहा है। हाँ, कई जगह पे मौके भी उठाए गए कि कैसे बेहतर रोजगार होगा, कैसे जो है वहां पर लोगों की जॉब की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, पलायन को कैसे रोका जाए, ये मेन मुद्दे थे। ना टीएमसी इन मुद्दों पे चुनाव लड़ी है, ना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। लड़ा कौन है? तो क्या मुस्लिम नाराज थे ममता दीदी से? मुद्दे उठाए हैं। 75% तो पिछली बार वोट दिए थे, नाराज थे इस बार? नहीं, देखिए मुसलमान बहुत सी जगह ममता बनर्जी से नाराज भी थे, और उनकी नाराजगी कई एक जगह पे खुल करके भी आई है, ये भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आपको दो लोगों में से एक ममता बनर्जी, जो गुंडा राज की हम बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया करती थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो टीएमसी के सारे गुंडे, सारे घोटालेबाज तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब वो कहां चले गए? अब आप देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर खुद लगाते थे, और भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बटी हुई मुझे नजर आई। एक खेमा शुभेंदु अधिकारी का था, दूसरा खेमा दिलीप घोष का था। दोनों एक दूसरे की कार्ड के अंदर लगे हुए थे कि कौन किसको गिरा दे, कौन जो है आगे चढ़ करके अपने नंबर बढ़ा ले। तो वहां पर ये स्प्लिट था जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी आ जाएंगे 4 मई के अंदर नतीजे। तीसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट था आदरणीय गृह मंत्री जी का था। आपको याद है 2021 में आदरणीय गृह मंत्री जी कह रहे थे अब की बार 200 पार, 200 पार, लेकिन अब वो 200 पार की बात ही नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सेंट्रल आर्म फोर्सेज जो है 60 दिन 6 महीने के लिए वहीं रहेंगी। यानी ये डरे हुए स्टेट में क्यों रहेंगी? सेंट्रल आर्म फोर्सेज को और कोई काम नहीं। ये डरे हुए थे कि डरे हुए लोगों का डर निकाल रहे थे? चलिए मैं पूछूंगा आपसे। नहीं, डर निकाल, जब आपसे पूछूंगा, 10 सेकंड, अपना डर बता रहे थे, अपना डर बता रहे थे। ओके, वो ये बता रहे थे कि हम डरे हुए इसीलिए हमको चाहिए 6 महीने। क्या ममता दीदी से डर लग रहा था? ये भी फिर सवाल उठेगा। एनीवेज, आई एम कमिंग बैक टू यू। मैं जोड़ता हूं उनियाल साहब को भी, संजीव उनियाल जी को भी। संजीव जी, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम में इस बार, मैं एक एक करके बात करूंगा, 2 मुस्लिम फैक्टर पर हम खासतौर से बात करेंगे इस शो में, मुस्लिम फैक्टर और महिला फैक्टर। मुस्लिम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिम वोटर्स इंटैक्ट रहे? 75% वोट क्या था पिछली बार, वो साथ में हैं, या उसमें थोड़ा बिखराव हो गया? क्योंकि अगर 10% भी बिखरते हैं मुस्लिम वोट तो सीटें बहुत कम हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव है, बहुत कम का फर्क रहता है कई जगहों पर। 3-4 बातें हैं इसमें। हिस्टोरिकली इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। ये इस्टेब्लिश हो जाता है वोटिंग परसेंटेज को देख के, ये क्लियर हो जाता है। जब एसआईआर को लेके बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, तो हाईकोर्ट ने आपको नहीं सुना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। ओके, आपको एक तरीका होता है आर्गुमेंट करने का। आप अपने आप शेर नहीं बन के आप गए, सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको बोला नहीं, और उसके बाद जजेस को अपॉइंट करके एसआईआर के कार्य को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कराया गया। मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से जब मैंने उस लिस्ट को नहीं देखा, उसको नहीं छाना, उसको नहीं समझ पाया, मैं स्कूल की बात करता हूं, सब समझ पाएंगे आपके लाखों करोड़ों दर्शक भी, तो जब क्लास में से देखा, जब टीचर ने बोला भी मेरी परसेंटेज क्लास में 65% इसलिए आती है क्योंकि आप एक बार उसको लिस्ट को तो देख लो, मेरी क्लास में बच्चे कहां हैं, जब देखा तो उसमें डबल नाम वाले बच्चे थे, वहां ऐसे बच्चे थे जिन बच्चों के फादर के ट्रांसफर हो गए थे, वहां ऐसे नाम थे जो बच्चे वहां पढ़ते ही नहीं थे। जब वो सारी उस लिस्ट को ठीक किया गया, तो वो जो अध्यापक थे उनकी क्लास में 2 दिन 3 दिन के बाद जो लिस्ट रेक्टिफाई, उस लिस्ट रेक्टिफिकेशन के बाद बच्चों का पार्टिसिपेशन 95% और 100% तक हो गया। तो ऐसा ही लगभग एसआईआर भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग ऐसा ही कहा था कि हम लिस्ट को नहीं देखेंगे, हम लिस्ट को नहीं समझेंगे, तो वो लिस्ट चले जा रही है भैया। अरे उस लिस्ट को ठीक करना पड़ेगा। उस लिस्ट को ठीक करने का परिणाम आपने देखा कि धरातल पर नजर आया, जबकि उसकी परसेंटेज आप देख लीजिए, बिहार के इलेक्शंस में भी आपने देखा, पुडुचेरी के इलेक्शंस में आपने देखा, तमिलनाडु में देखा आपने, केरला में देखा कि परसेंटेज हाई होती जा रही है, क्योंकि लिस्ट का रेक्टिफिकेशन हो गया है। Okay. अब रही बात दूसरी,
आप देखिए, जो जुम्मा जुम्मा जिस बात को आप भूल रहे हैं, आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा उसके पीछे एक निहित प्रश्न छुपा हुआ है, उसका आंसर सबको नजर आता है। 33% की विमेन रिजर्वेशन, ये क्लैरिटी से अपोजिशन ने मजाक उड़ाते हुए उस विमेन रिजर्वेशन को डब्बे में डाल दिया और उसको अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे थे। उस जीत को देखिए अब टुलटुला रहे हैं, 1 या 2 सीटों पर टुलटुलाता है नेशनल पार्टी। शर्म आने की बात है। कम्युनिस्ट जो कि 50 साल, ज्योति बसु 35 साल एक छत्र राज किया करते थे, आज नजर नहीं आते हैं ग्राफ में। ये शर्म की बात नहीं है अपने आप में, ये सारे कर्म नजर आते हैं कि हां, करवट बदली अंगड़ा इली, सोया वेस्ट बंगाल जगह। ये मुझे लगता है कि करवट है ये, इसको समझ लीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि एक हमारे पार्टिसिपेंट मेरे भाई जब अलग अलग बातें करते हैं, एग्जिट पोल पे कहते हैं कि एग्जिट पोल नहीं है ये ढोल पोल है। और एक तरफ तो आप ढोल पोल कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? एग्जिट पोल को हम नहीं मान रहे, पर 4 मई वाले इलेक्शंस को हम मानेंगे, जो भी आएगा। मान लीजिए अगर एज इट इज इलेक्शंस में रिजल्ट आ जाते हैं, तो तब भी आप इनको देखना, इन सज्जन को, मेरे मित्र है, मेरे साथ किसी पैनल में बैठे होंगे, तब ये कहेंगे कि नहीं, एग्जिट पोल भी गलत थे और ये वाला जो पोल जो रिजल्ट है ईवीएम भी तब कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। चलिए, जवाब साहब इस पर जवाब देना चाहेंगे और मनीष झा जी भी, मैं लौटता हूं आप लोगों के पास में। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटों में बिखराव, क्या महिला वोटों में बिखराव? ये दोनों ही सबसे ज्यादा बड़े फिक्स डिपॉजिट ममता के रहे हैं। आखिर क्या फैक्टर हैं कि ममता की सत्ता जाती दिख रही है, किला दरकता दिख रहा है?